हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषताओं के बारे में। तो आज हम लोग उसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या गुण प्रदर्शित करती है, हालांकि हमने उसके सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, तो आज भी उसी से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम जो है एक चीज़, इसके पहले वाले वीडियो में जो विस्थापन धारा हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा हुआ था, तो उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, उसे दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें एक चीज़ है, उसके लिए सॉरी कि कहीं कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड बोलना था तो शायद विद्युत फील्ड बोला गया है। मतलब जैसे हमको चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पे विद्युत क्षेत्र कहना चाहिए, तो कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र, तो आप लोग समझ सकते हैं, गलती से निकल गया होगा। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट था, अब देखिए धारा दो होती थी। जैसे कंडक्शन करंट जो होती थी वो dq/dt, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती थी वो d∅e/dt, या इसको हम लिखते थे A∈de/dt। तो देखिए इसकी जो वैल्यू होती है IC/ID के ही बराबर होती है, इसके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, तभी जो IC है और यहाँ पे जो करंट है वो ID है, तभी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड सेम होने का मतलब करंट भी सेम है। हमने प्रूफ भी किया था तो करंट सेम आई थी, इसी को लेकर के हमने आगे प्रूफ किया था। तो हमने देखा था कि ID = dq/dt आ गया था, जिसी को हम लोग IC भी कहते हैं, बराबर आ गया था। ठीक है, देखिए ये करंट जो होती है, चालन धारा जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट, ये जो होती है dq के यानी चार्ज के मूवमेंट के कारण होती है, एक्चुअल मूवमेंट के कारण होती है। ID जो होती है वो इस स्थान में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ बदलने के कारण होती है। यहाँ पे ये भले ID = dq/dt आ गया है, यहाँ पे कोई dq मूव नहीं करता। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पे गैपिंग होती है, कोई चार्ज मूव नहीं करता। ID = dq/dt आ गया, इसका यही मतलब होता है कि जो प्लेट पर चार्ज एक्युमुलेट हो रहे हैं वो dq/dt है, मतलब चार्ज के संचय होने की दर है dq/dt। यानी कि इसके हिसाब से यहाँ जो फील्ड है वो बदल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदलने के साथ तो ये उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब ID इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तित इलेक्ट्रिक टाइम के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, और IC जो है dq के एक्चुअल मूवमेंट के कारण उत्पन्न होती है। दोनों के उत्पन्न होने का कारण एक अलग होता है, दोनों के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, अलग होता है, लेकिन मान में दोनों बराबर होती है। इसीलिए यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बराबर। हम प्रूफ करते हुए ID = dq/dt आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे dq मूव करता नहीं, प्लेट पर चार्ज संचय की दर है। ये जो बता रहा है कि प्लेट पर चार्ज संचय होने की दर dq/dt। तो यहाँ पे ये जैसे जैसे टाइम के साथ चार्ज संचित होगा, उसी तरह टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी और उसके कारण ये होगी। तो दोनों धाराओं को उत्पन्न होने का कारण अलग है, लेकिन मान में दोनों क्या होती हैं, बराबर होती। ठीक है, चलिए अब है हमको पढ़ना है, हमने क्या कहते हैं कि मैक्सवेल ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण प्रोड्यूस होती है।
एक्सेलेरेटेड चार्ज पार्टिकल मतलब है कि जो ऑसिलेट करते हैं। एक्सेलेरेटेड चार्ज पार्टिकल मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो जो चार्ज ऑसिलेट करते हैं वही एक्सेलरेट करते हैं। एक उदाहरण हमने बताया था सरल लोलक का। देखिए सरल लोलक जो होता है इसको अगर उठा के छोड़ दिया जाए तो ये क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, मतलब दोलन करता है। तो ये दोलन करते हुए भी इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बार बार चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, जैसे इसको छोड़ते हैं यहाँ आता है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। फिर जैसे इधर जाता है इसकी वेलोसिटी घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चरम स्थिति होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो देखिए ये दोलन भी कर रहा है, दोलन करते हुए इस लोलक का पेंडुलम जो है गोलक का वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम। मतलब कहने का मतलब होता है कि जो भी पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेलरेटेड पार्टिकल, मतलब त्वरित कण। तो उसी तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि माध्यम के पार्टिकल नहीं होते हैं कम दोलन ऑसिलेशन करने के लिए, बल्कि क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपन होते हैं और दोनों समय के साथ बदलती हैं लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अभी हमने पिछले लेक्चर में ये तो क्लियर हो गया है कि बदलती हुई विद्युत क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर फैराडे का नियम देखें तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और अभी हमने इसके पीछे देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे हमारा वो विस्थापन धारा उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से करंट बनती है और करंट के बनने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो हमने वहाँ पे देखा था जिसको हम लोग एम्पियर मैक्सवेल्स परपथी नियम की बात करें तो वहाँ पे जो है समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और हमने ये भी देखा था कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का मतलब है कि वो ऑसिलेट करता है। क्या करता है, ऑसिलेशन होता है उसका, है ना। तो अब हमने पीछे भी देखा था कि चार्ज का ऑसिलेशन होता है, करंट का ऑसिलेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऑसिलेशन होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरिएबल होगी और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करती हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के स्रोत का काम करती हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि हम लोग पीछे तो पढ़ ही लें, तो इसमें मैक्सवेल ने कहा कि जो भी चार्ज ऑसिलेट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, ठीक है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। तो हमने चार्ज के इक्वेशन भी निकाले थे, जैसे करंट का साइन ओमेगा टी और चार्ज का निकाला था हमने कॉस ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि इनके मान जो है टाइम के साथ बदल रहे हैं, यानी मिनिमम मैक्सिमम हो रहे हैं, यानी ये ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। तो करंट भी करती है और चार्ज भी करती है। तो यही एक्सेलरेटेड चार्ज से क्या मिल जाती है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो एलसी ऑसिलेटर से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेटर कौन होता है, स्रोत कौन होता है, एलसी ऑसिलेटर। यानी एलसी परिपथ में हमने देखा था कि जब ऑसिलेटर होता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है, इंडक्टर के
चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में वहाँ विद्युत क्षेत्र में बदलती रहती है और यहाँ पे आकर किस में बदल जाती है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में। तो ऑसिलेशन के समय ऊर्जा का बदलते हैं, एक बार जीरो होती है फिर मैक्सिमम, फिर जीरो होती है फिर मैक्सिमम, तो वहाँ पे ऊर्जा भी दोलन करती है। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी समय के साथ बदलती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक संधारित्र और इसे बैटरी से चार्ज किया गया है ना, तो जब चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे इस पे चार्ज आता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान देखिए पहले क्या होता था, 0, और फिर धीरे धीरे इस पे जब से चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम एक ग्राफ खींचें टाइम के साथ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, जैसे जैसे इस पे चार्ज आता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक। और इसके बाद एक बार जाकर के पूरा मैक्सिमम हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इस बैटरी को हटा करके अब हम यहाँ एक इंडक्टर लगा देते हैं, ठीक। जैसे इंडक्टर लगाते हैं अब इधर एक करंट बहना शुरू हो जाती है। अब इन चार्ज का मान मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ के चार्ज कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अब इसकी एनर्जी जो हाफ या Q0²/2C होती है, हाफ CV², वो धीरे धीरे कम होने लगती है और इसमें संचय होने लगती है, किस फॉर्म में, हाफ LI²। अब धारा का मान धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, ये सारे चार्ज जब खत्म हो जाते हैं तो धारा अपने मैक्सिमम मान पे पहुंच जाती है, जिसको I0 कहते हैं, और इसकी पूरी एनर्जी अब इंडक्टर में संचित हो जाती है। अब काम होता है धारा का घटना। अब धारा का काम क्या होता है, घटना, लेकिन इंडक्टर का काम होता है घटती हुई चीज को घटने नहीं देना, उसका विरोध करना। ये घटती तो है लेकिन तुरंत जीरो नहीं होती, ये इसको जीरो नहीं होने देता है, इसीलिए कुछ क्षण तक उसी डायरेक्शन में करंट को बहा देता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि ये अब प्लस चार्ज होने लगता है और ये माइनस, क्योंकि अब करंट, जैसे हमने बैटरी से करंट बहाया था तो ये प्लस हुआ था, माइनस, अब करंट बह रही है ना, ये तो करंट नहीं बह रहा था, इसी में आके वो एनर्जी सेव हो रही थी जब तक इसकी करंट 0 से मैक्सिमम ना हो जाए इसमें, है ना। तो अब जब पूरा ये डिस्चार्ज हो गया तो ये पूरा चार्ज हो गया, एक तरह से कहने का मतलब उसकी पूरी एनर्जी इसमें हो गई। अब ये जो है अब क्या करेगा, एक बैटरी की तरह काम करेगा, है ना। इस धारा को घटने नहीं देगा बल्कि कुछ क्षण तक बहाता रहेगा दिशा में। तो अब इधर प्लस बनता जाएगा, इधर माइनस बनता जाएगा, यानी कि अब विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। पहले ये प्लस थी माइनस थी, इधर इसकी दिशा थी, अब ये प्लस ये माइनस हो गया, तब इसकी दिशा इधर हो, यानी कि 0 से अब थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर जा करके ये करंट जो है जब जा करके 0 हो जाती है तो ये विपरीत दिशा में पूरा चार्ज हो जाता है, मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। जब मैक्सिमम हो जाती है यानी अब इधर प्लस, ये 0 हो गई, जैसे 0 हो जाए ये फुली चार्ज हो जाए, अब करंट का मार्ग बदल जाता है, यानी जो करंट इस डायरेक्शन में अब इस डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंडक्टर के वजह अब इसकी पूरी एनर्जी इसमें संचित हो चुकी होती है। तो फिर से अब इलेक्ट्रिक मान फील्ड की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है ना, और घटते घटते फिर जा करके क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब इसका अगर ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है।
ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर घटते घटते जीरो हो रही है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऑसिलेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है? ऑसिलेट कर रही है। तो चार्ज करंट ऑसिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, यानी वो भी टाइम के साथ बदल रही है। तो एक चीज आप जानते हो कि टाइम के साथ बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर देती है? मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे प्रोड्यूस करती है? ठीक इसके परपेंडिकुलर। मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अनुदिश क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो अभी जानते हैं कि ये अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट कर देती है। अब इसके आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ, जैसे हम इसको अगर मिटा दें, एक ही है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन यहाँ पे लेंज का नियम ये लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करती है ना। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या प्रेरित धारा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। अब जैसे ये चेंज हो रहा है तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा इसका विरोध करेगा, है ना, वो इसको घटाना चाहेगा, है ना। यानी कि होगा क्या यहाँ पे कि ये इसके चेंज से ये बनती है और इसके चेंज से जब ये चेंज हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। लेकिन जो बनेगा, जो चीज़ बनेगा उसको ये घटाना चाहेगा, तो यानी कि इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, ये तो बना है इससे ये बन रहा है, तो इससे ये बन रहा है तो ये इसको घटाना चाहेगा, तो इसके विपरीत दिशा में इसको कम करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा इसके विपरीत डायरेक्शन में। क्या बना देगा? विपरीत डायरेक्शन, मतलब ये इसको कम करना चाहेगा, तो उसको घटाने के लिए क्या करेगा कि इसके ठीक अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा ताकि इसका मान क्या हो जाए? कम हो जाए। और ये प्रक्रिया आगे तक चलती जाती, यानी एक बार एलसी ऑसिलेटर से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो फिर उसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसको बनाएगा, ये इसको बनाएगा, फिर ये इसके अपने परपेंडिकुलर क्या बना देगा? जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर क्या बना देगा? एक जो है मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। ठीक, तो ये जेड डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में है और ये एक्स डायरेक्शन में। जो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और इसके परपेंडिकुलर ये जेड डायरेक्शन में है। थोड़ा सा 3D पिक्चर है, लग नहीं रहा है। तो ये इसका विरोध करेगी, मतलब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जिससे उत्पन्न होता है उसी के वजह, तो ये इसको नहीं, इसका विरोध करने का मतलब है कि इसको कम करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगी। और ये क्या करेगा? अपने परपेंडिकुलर फिर मैग्नेटिक फील्ड बना देगा।
तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपन होते हैं और वो एक दूसरे को जनरेट करते हुए, एक दूसरे के स्रोत का काम करते हुए आगे चले जाते हैं। फिर उनको फिर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एलसी ऑसिलेटर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो वेव होती है, इन दोनों से जो वेव जनरेट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक्स डायरेक्शन माने इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे अगर ये वाई में है और ये जेड में है तो वेव का जो ट्रांसमिशन होगा वो एक्स डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कंपन कर रहा है, तो वेव जेड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के और ये उनका ट्रांसवर्स नेचर होगा। वे उनका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स नेचर। यानी अगर हम इसको बनाएं इस तरह से तो ये इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर इधर मान लीजिए ये और आगे रहेगा और इस डायरेक्शन में ये उसी तरह से इस डायरेक्शन में ये है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है मान लो और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है। तो इस तरह का इसका फिगर आएगा। इस तरह से बनते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ये होगी और इनके शिखर मान ये हो जाएंगे, इसके शिखर मान ये हो जाएंगे, इसके शिखर मान ये, ठीक। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऐसे करते हुए ऐसे और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल जाएगी, ठीक। अब इनके रही बात इक्वेशन लिखने के लिए, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का यानी कि समतल प्रगामी तरंग का इक्वेशन जो लिखा जाता है, हालांकि जो इक्वेशन होता है वेव का नहीं बल्कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन के विस्थापन का होता है। तो यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल का, जो पार्टिकल के स्थान पे वाइब्रेशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। हम इनके इक्वेशन लिखेंगे। तो जो समतल प्रगामी तरंग का जो विस्थापन का समीकरण होता है वो फंक्शन होता है दूरी और समय का। इस आधार पे उसका अगर हम इक्वेशन, अगर उसका शिखर मान ये होता है एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं, तो उसकी इक्वेशन होती है ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस अगर है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है एक्स डायरेक्शन में वेव जाएगी। और अगर ये बीच में अगर पॉजिटिव हो गया प्लस के एक्स हो गया तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी वेव, यानी इधर। तो ये हमारा इक्वेशन है जहाँ पे के जो होता है वो 2 पाई अपन लैम्डा होता है और के को कहते हैं संचरण नियतांक। क्या कहते हैं, संचरण नियतांक। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा बाई के होती है
या v बराबर होता है न्यू लैम्डा, या उसी को एफ लैम्डा भी कहा जाता है, जहाँ पे एफ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है वेव की, है ना। तो इस आधार पे अब देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखें, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो विस्थापन हो रहा है किस डायरेक्शन में, वाई, वेव किस डायरेक्शन में चल रही, शिखर वैल्यू जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है विस्थापन का ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है। उसी तरह से v का लिखा जाए तो v जेड, क्योंकि v जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, उसकी शिखर वैल्यू v नॉट है, और वेव जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, x पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तभी माइनस। ये इसके इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक। तो ये विशेषता में भी आ जाएगा, और चाहे तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग के लक्षण या विशेषता, है ना। विद्युत दिख रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के लक्षण या विशेषता, इसको कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषता। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नंबर वाइज जो है इसकी विशेषताओं को लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा शायद, तो इसको ऐसे ऊपर ही लिखते हैं, v बराबर एफ लैम्डा होता है, या उसी को न्यू लैम्डा कहते हैं। ठीक दिख रहा है, है ना। ये भी आवृत्ति को बताता है, यह भी आवृत्ति को बताता है, जो लिखिए बीजेड लिख दिखाई दे रहा है, सही यहाँ, है ना। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए ना। ये इक्वेशन जो है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन यही होता है। जैसे कि इसकी पहली विशेषता क्या होगी, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या क्या गुण प्रदर्शित करती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, है ना, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यह है कि यह त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ये तो हमने पहले ही बता दिया था, विद्युत चुम्बकीय तरंग त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश मतलब ऑसिलेटिंग आवेश, मतलब दोलित आवेश द्वारा, जो ऑसिलेशन करते हैं, द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये बिना माध्यम, जैसे सूर्य जो है हमारे पृथ्वी तक चला आता है, बीच में माध्यम नहीं ना, कोई हवा के पार्टिकल नहीं है, फिर भी ये चली जाती। तो वहाँ पे कंपन किसके होते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कंपन होते हैं, ना कि पार्टिकल के कंपन होते हैं। जैसे ध्वनि तरंग में होता है क्या? पार्टिकल कंपन करते हैं। जैसे हमने बोला तो वो आवाज़ है ना, तो मीडियम में गई तो वो जो बोलते ही जो समवाय के कण होते हैं कंपन करते हैं, और वो कंपन बगल वाले कण को देते हैं, वो कंपन बगल वाले को करते हैं, और दूसरे वाले कान तक वो जा करके कंपन पहुंच जाता है। यानी ध्वनि तभी सुनाई देती है, वाइब्रेशन के कारण ध्वनि सुनाई देती है। अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो ध्वनि उत्पन्न होगी। और जहाँ पे ऑसिलेशन होता है वहीं तरंग बनती है। जहाँ पे ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है, कंपन होता है, वहीं क्या निर्माण होता है? वेग का। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। अभी पीछे देख लिए थे, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे C बराबर ये गुण देखा था हमने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी निकाला भी गया था कि चाल से चलती है। चाल से क्या होती है? चलती है। ठीक, ये प्रूफ भी हुआ है पहले और 5वें चैप्टर में कि C बराबर होता है √μ0 यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो लाइट की स्पीड से चलती है और मीडियम के चुम्बकीय और विद्युतीय और चुम्बकीय गुणों पर निर्भर करती है। तो वहाँ पे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के ही तो कंपन होते हैं। अब इसमें क्या है कि 5वां है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का मतलब है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अर्थात मतलब इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के कंपन, अर्थात विद्युत क्षेत्र के कंपन तथा चुम्बकीय क्षेत्र के कंपन वह तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा है ना, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक, तभी अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तीनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इसीलिए प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है ना। अब क्या है कि विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान जो है एक ही स्थान पर एक ही समय अधिकतम होते हैं। एक ही स्थान पर एक ही समय पर अधिकतम होते हैं।
विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान एक ही स्थान पर और एक ही समय पर होते हैं। अधिकतम मान एक ही स्थान पर तथा एक साथ एक ही समय पर होते हैं मतलब उसके अधिकतम मान, जिसको हम लोग शिखर मान कहते हैं, तो एक ही स्थान पर होगा और एक ही समय पर होते हैं। मतलब इनके जो मान होते हैं साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ जीरो जो भी होते हैं, यानी इनके मान अधिकतम न्यूनतम मान साथ साथ होते हैं। अर्थात इनके मान जो है साथ साथ बदलते हैं, साथ साथ एक ही स्थान पर साथ साथ बदलते हैं। जब वो न्यूनतम होगा तो ये भी न्यूनतम, वो अधिकतम होगा तो ये भी अधिकतम। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेट एक साथ अधिकतम, एक साथ न्यूनतम, एक साथ अधिकतम, एक साथ न्यूनतम। मतलब इनके कंपनों के बीच कालांतर शून्य होता है। अर्थात इनके कंपनों के बीच कालांतर शून्य होता है। इनके कंपनों के बीच कला में कोई अंतर नहीं, कालांतर शून्य होता है ना। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब अगला इसके गुण क्या होते हैं, अगले गुण। इनके शिखर मानों का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। चौथा पांचवा जो भी होगा गुण, 5, 6, 7 जो भी होगा, इनके शिखर मानों का अनुपात, कहने का मतलब है कि E0 और B0 बराबर C, यानी प्रकाश की चाल। मतलब मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम मान और मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम मान को अगर डिवाइड करते हैं तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो इससे प्रकाश की चाल निर्धारित होती है। अर्थात इनसे प्रकाश की चाल निर्धारित होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक, अब देखिए कि जो इनकी जो ऊर्जा होती है, मतलब कि जो तरंग क्या लेके जाती है, ऊर्जा लेके जाती है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में छुप कर जाती है, यानी कि आधी ऊर्जा जो टोटल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचरित होती है वहाँ बहुत बड़ा स्थान है ना। पूरी पृथ्वी का अगर वॉल्यूम देखें तो बहुत बड़ा स्थान है।
तो हम पूरी एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल एनर्जी को पता करना कठिन है ना, क्योंकि वॉल्यूम का मान बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम मतलब स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पकड़ के चलते, क्योंकि हमें पर यूनिट एनर्जी का वॉल्यूम अगर हमें पता रहेगा पर यूनिट का, तो हम वॉल्यूम से गुणा करके उसमें कितने भी आयतन की ऊर्जा को हम प्राप्त कर ले सकते हैं। तो पृथ्वी का तो आयतन जो देखा जाए तो इतनी बड़ी एरिया है, उसका आयतन बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर हमें सूक्ष्म एरिया की एनर्जी निकालना हो तो कैसे पता करेंगे, तो हम पता कर लेते हैं पहले पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी। तो हमें जितने ही वॉल्यूम की एनर्जी चाहिए वो पता हो जाती है ना। हमें जितने भी आयतन की ऊर्जा चाहिए, जिस मीडियम में ये तरंग जा रही है, कितने आयतन में से होकर जा रही है, तो उस पूरे आयतन की ऊर्जा चाहिए, तो आयतन पता होना चाहिए। तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम के अगर निकाल लेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितने वॉल्यूम की चाहिए उससे गुणा कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कंसिडरेबल जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है। तो जो टोटल एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर बटी होती है। यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग में जो ऊर्जा होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, वही ऊर्जा घनत्व, तरंग की प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, जिसको हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं, घनत्व वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर बटी होती है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर बटी होती है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर क्या होती है, बटी होती है। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल पर यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी होती है वो होती है यू, एनर्जी डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, वो होती है हाफ। टोटल एनर्जी की बात करें तो ये होती है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है जीरो से मैक्सिमम से जीरो के बीच बदलती रहती है। तो इसका हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे जो किसी भी टाइम की एनर्जी लेंगे तो वहाँ पे ई की वैल्यू रख के बाद में उसके एवरेज निकालते हैं। और किसी भी समय की ऊर्जा होती है हाफ साइलन नॉट ई स्क्वायर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी होती है तो इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इन पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे, या इस पे भी बार लगा दीजिए। एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, आरएमएस वैल्यू नहीं, है ना। एवरेज से एग्जैक्ट वैल्यू आती है, क्योंकि ये बदल रही है ना, जीरो से मैक्सिमम से जीरो से मैक्सिमम का एवरेज लेंगे तो नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है इनका एवरेज तो यही आएगा, कांस्टेंट का एवरेज वही होता है। साइन का एवरेज 1/2 होता है, तो निकल के आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो यूई, है ना। तो इसी तरह से इसकी टोटल है, तो एवरेज कितना निकल के आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी होकर जाती है 1/4
एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। इसको ERMS के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट जैसे ERMS बराबर क्या होता है? ERMS बराबर होता है E0/√2। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि E0²/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। ये भी सही है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 1/μ0। यहाँ पे लिख सकते हैं B0/√2 का होल स्क्वायर 1/2 BRMS का स्क्वायर बटे μ0। तो आधी आधी बढ़ जाती है, ठीक है। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ आता है, कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू यही आती है। तो इस पे सवाल भी आएगा आगे, हम लोग देखेंगे। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम की ऊर्जा जो तरंग की होती है, जो तरंग के साथ जाती है, तो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड में छुप के जाती है, आधा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में छुप के जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और भी आगे चीजें आएंगे। अब है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है दाब डालती हैं, जिसे विकिरण दाब कहते हैं। जैसे 9वीं पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है दाब डालती हैं, जिसे क्या कहते हैं? विकिरण दाब कहते हैं। विकिरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण दाब कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा का तो संचरण करती हैं, संवेग का भी संचरण करती हैं। अभी इसको बाद में समझेंगे, पहले लिख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं, है ना। ऊर्जा और संवेग का क्या करती हैं? संचरण करती हैं। तो ऊर्जा का तो हमने देख ही लिया, अब संवेग को भी देख लिया जाएगा, ठीक है। तो संवेग का मतलब यह है कि जैसे देखिए कि संवेग किसी तरंग का नहीं होता है, संवेग किसी पार्टिकल का होता है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी ही होता है। तो मास किसी पार्टिकल का होता है, ऊर्जा का तो मास होता नहीं है। तो मास किसी पार्टिकल का होता है। तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे, डी ब्रॉय जिसको कहते हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो लाइट है वो 2 तरह का व्यवहार करती है। कभी कभी तरंग के फॉर्म में भी व्यवहार करती है, और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो डुअल नेचर का सिद्धांत उन्होंने देता था कि लाइट कभी पार्टिकल जैसा व्यवहार करती है और कभी कभी तरंग जैसा व्यवहार करती है। तो लाइट को पार्टिकल मान करके
व्याख्या जो हुई तो पार्टिकल मान करके पार्टिकल नेचर प्रूफ हुआ, आइंस्टीन ने प्रूफ किया था, है ना। आइंस्टीन ने, जैसे आइंस्टीन का जो सिद्धांत था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो नियम था, उसने आइंस्टीन ने उसको प्रूफ किया था, मतलब थ्योरेटिकल रूप से ही प्रूफ कर दिया था। तो वो पार्टिकल ने लाइट को पार्टिकल मानकर प्रूफ किया था, जैसे कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये सब पार्टिकल मान करके ये इसकी व्याख्या की जा सकी। और उसके वेव नेचर को प्रूफ कौन किया? थॉमस यंग ने, है ना, या हाइगन्स के तरंग सिद्धांत जो था, तो उसी वो वेव मान लिया था और यंग ने एक्सपेरिमेंट से शो किया था, थॉमस यंग ने, है कि नहीं। तो थॉमस यंग और जीवा, वो क्या कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और है, वो देखिए उस एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं आ रहा है। डी ब्रॉगली ने कहा था कि नाम नहीं याद आ रहा है, कि डी ब्रॉगली का एक कथन था कि जो वेव लाइट है वो डुअल नेचर होता है, कभी कभी पार्टिकल जैसा व्यवहार करती है कण, और कभी कभी तरंग जैसा। तो उन्होंने कहा था कि जो भी मास वाले, जैसे कि जो भी पदार्थ हैं जिसका मास होता है, अगर वो किसी चाल से चलते हैं, है ना, अगर मूव करते हैं, कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो मूव करता है तो उसके साथ क्या एसोसिएट होती है? एक वेव, है ना। अगर वी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, जितना ही हल्का पार्टिकल होगा उतनी ही बड़ी वेवलेंथ होगी उसकी, है ना। जितना भारी पार्टिकल होगा उतना ही छोटी वेवलेंथ होगी। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास m है, अगर वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। और उन्होंने कहा था जिसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है, ऊर्जा का तो संचरण होता, हमने देख लिया, अब संवेग का। तो डी ब्रॉगली के अनुसार जो होती है, डी ब्रॉगली के अनुसार, तो वो तरंग दैर्घ्य जो होती है वो h/p होता है। h/ क्या होता है? p। या p बराबर h/λ होता है। तो जहाँ पे p क्या होता है, उस तरंग का संवेग कह ले सकते हैं, या कण का संवेग जो चल रहा है ना, या इसको हम लिख सकते हैं h बराबर mv। और जो आइंस्टीन के अनुसार जो लाइट एनर्जी होती है, जिसको U कह लीजिए या E कह लीजिए, वो होती है h न्यू। उन्होंने कहा था कि आइंस्टीन के अनुसार क्या होता था कि लाइट जो है वो पैकेट्स के रूप में चलती है, लाइट जो है फोटान के रूप में चलती है ना। और एक फोटान की उसने कहा कि ऊर्जा जो होती है वो h न्यू होती है। हालांकि ये प्लांक क्वांटम सिद्धांत है, प्लैंक के नियम अनुसार लाइट जो होती है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, जिसके क्वांटा कहा जाता है। और उन्हीं के सिद्धांत का प्रयोग करके आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। तो कहा कि पैकेट के रूप में चलती है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। एनर्जी अवशोषित होती है किसी पदार्थ में, या किसी पदार्थ से उत्सर्जित होती है, तो छोटे छोटे बंडलों में ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होती है, जिन्हें फोटान कहा जाता है। और एक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है, न्यू, या इसी को हम लोग hf कहते हैं। तो जानते हैं कि और f बराबर जो होता है वो c/λ होता है ना, लाइट
की चाल और लाइट की तरंग दैर्घ्य। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, hc/λ। ठीक है। और यहाँ से भी हम देखेंगे अगर हमको ये चाहिए p मोमेंटम चाहिए तो h/λ होगा। तो h/λ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E/c बराबर h/λ, और इसी को लिख सकते हैं p। तो p बराबर क्या होगा, E/c। ये होता है उस मोमेंटम, उस तरंग का मोमेंटम कह लीजिए, ये होता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर पार्टिकल चल रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है ना। तो उस पार्टिकल का मोमेंटम यह हो, या अगर कोई तरंग चल रही है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही, तो जाहिर सी बात है वो दोनों बिहेवियर होगा। वो पार्टिकल से एक वेव एसोसिएटेड होगा, यानी उससे पार्टिकल भी एसोसिएटेड होगा। तो उस पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है E/c होता है। और c जो है, क्योंकि वेव किस चाल से चल रही है, वो प्रकाश की चाल से चल रही है, तो वो पार्टिकल भी इसी चाल से चल रहा होगा जो एसोसिएट होगा उससे, है ना। तो उसका मोमेंटम ये होता है। अगर वो पार्टिकल जैसा व्यवहार करे लाइट, तो उसका मोमेंटम ये होता है ना। अगर लाइट का बिहेवियर पार्टिकल जैसा होगा तो ये, हालांकि एक बार में वो एक ही टाइप का बिहेवियर होता है लाइट का। जब वेव तरह व्यवहार करती है तो वेव की तरह, और पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है तो, है ना। क्योंकि किसी भी सिद्धांत को अगर हम व्याख्या कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो या तो उसे एक बार में वेव मान के ही चलेंगे, या तो उसे एक बार में पार्टिकल मान के ही चलेंगे, दोनों नहीं। लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा था कि नेचर इसका दोनों होता है। तो लाइट जब पार्टिकल रूप में होती है तो उसका मोमेंटम ये होता है, ठीक है। और मोमेंटम का भी संचरण होता है, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब वैद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता की बात करें, 10वां 11वां जो भी है नंबर, चलो 10वां। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता, है ना। तो जो तीव्रता की डिफिनीशन होती है वो I बराबर होती है टोटल एनर्जी A/T। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो होती है, जैसे कि कोई सरफेस है, कोई एरिया है, सरफेस है, प्लेन सरफेस हो, किसी भी तरह का हो, अगर जो वेव आ रही है उसके परपेंडिकुलर अगर वो एरिया रखी हुई है, मतलब है कि जैसे वेव के रास्ते में कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है ना, और वो उसके सामने कैसा रखा हो, लंबवत रखा हो, तो उस पृष्ठ से यानी उस सरफेस से के एकांक क्षेत्रफल से पर सेकंड जितनी एनर्जी गुजरती है ना, उसी को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता। विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता कहा जाता है। यानी कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से पर सेकंड पृष्ठ के लंबवत, है ना, पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता कहते हैं।
ये इसकी परिभाषा यही है। आई बराबर होता है टोटल एनर्जी जो तरंग के साथ जा रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा होती है वो किसी पृष्ठ के जो तरंग के लंबवत विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत रखे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से पर सेकंड निर्गत से होकर गुजरने वाली ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता कहते हैं ना। यानी कि वो पृष्ठ इसके क्या होना चाहिए, लंबवत। यहाँ से इसका यूनिट देखा जाए तो E/T, E/T को हम लोग क्या कहते हैं, ये इसका ऊर्जा जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हो गई, क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। यानी इसको हम लोग P/T भी कह सकते हैं, शक्ति है, एनर्जी जनरेट पर सेकंड की बात ए। ठीक, और एरिया है, जैसे कि मान लीजिए कोई सूर्य है, सूर्य यहाँ पे, और ये चारों दिशाओं में एनर्जी जनरेट कर रहा है पूरा, और इसका मतलब चारों ओर की ये रेडियस मान लो r है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो स्फेयर होगा। तो स्फेयर की एरिया जो हो 4πr² होगी। तो कहने का मतलब है कि ये एनर्जी पूरे पृष्ठ में जा रही है चारों ओर। तो हम कह रहे हैं इस पृष्ठ के एकांक एरिया से, तो कहने का मतलब किसी एक डायरेक्शन में इसके एकांक एरिया से, है ना, कितनी एनर्जी गुजरेगी। तो कहने का मतलब I बराबर हो जाएगा P बटे उसके एरिया मान लो अगर 4πr² है ना। तो ये लाइट तो चारों ओर जा रही है, लेकिन अगर हमें इसकी इंटेंसिटी की गणना करना है तो इस पृष्ठ के एरिया से इसके पावर पर सेकंड जो ऊर्जा निकल रही है उसमें जो है इसके पूरे एरिया से भाग दे देंगे तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, इंटेंसिटी। यानी कि किसी एकांक इसके एरिया से कितनी एनर्जी गुजर रही है वो उसकी तीव्रता को मापती है, इंटेंसिटी, कितना तीव्र है वो। और यहाँ से एक चीज और भी निकल के आ रहा है कि ये सब कांस्टेंट है। अगर पावर जो जनरेट हो रहा सन द्वारा पर सेकेंड वो कांस्टेंट है, 4π भी कांस्टेंट है, तो 1/r²। I प्रोपोर्शनल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो अब हम ऊर्जा के फॉर्म में इसका फार्मूला निकालेंगे, है ना। ऊर्जा के फॉर्म में इसका फार्मूला निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई सिलेंडर है और इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रवेश कर रही है, t बराबर 0 सेकेंड में प्रवेश करती है और t बराबर t सेकेंड तक इसके अंदर रहती है। इसकी जो लेंथ होगी तो वो c चाल से चलती है और t समय तक इस दूरी तय करती है। तो इसके अंदर कुल कितनी ऊर्जा होगी, लंबाई यही हो गई, दूरी बराबर 4 गुणे समय, और इसकी एरिया क्या है, a। अब इसमें तरंग जो है इसके अंदर से प्रवेश कर रही है, इसके अंदर से निकलेगी। तो इसके अंदर कुल एनर्जी टोटल U या कितने होगी। हालांकि एनर्जी है यहाँ पे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझिए, यहाँ पे टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो उसको असल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उसको U बना दे रहे हैं। तो U कितना होगा, कहने का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी हम लोग जानते हैं, टोटल ½E0² पर यूनिट वॉल्यूम, मीडियम के पर यूनिट वॉल्यूम की ये एनर्जी है। तो इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, तो इसका कितना वॉल्यूम है, 1/2
ई नॉट स्क्वायर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, आधार गुणे लंबाई, बेलन आधार का क्षेत्रफल इंटू इसकी ऊंचाई, तो आधार ए है, ऊंचाई कितना सी गुणे टी। तो इससे टी समय के जीरो, टी बराबर जीरो और टी तक इसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए गुणे सी गुणे टी, टोटल एनर्जी होगी इसके अंदर, है ना। भाई यूनिट वॉल्यूम में इतनी ऊर्जा होगी तो इतने वॉल्यूम में कितनी ऊर्जा होगी, ये वॉल्यूम इतने स्पेस की बात कर रहे हैं, पूरे स्पेस की नहीं। तो इसके अंदर अब टोटल एनर्जी इतनी होगी, इसीलिए पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी निकाला जाता है, क्योंकि पृथ्वी का स्पेस तो बहुत बड़ा है, तो आप पूरे स्पेस का अगर हमको एनर्जी निकालना होगा तो थोड़ा मुश्किल होगी, तो यूनिट का निकाल लीजिए, है ना। तो यूनिट का याद रखेंगे तो हम किसी वॉल्यूम का याद निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए यूनिट वॉल्यूम का निकाल के रखा जाता है, तो उससे हम किसी भी वॉल्यूम का एनर्जी निकाल सकते हैं, जितने चाहेंगे उतने का निकाल लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि आई की परिभाषा है U बटे ए गुणे टी, तो यहाँ पे इसका फार्मूला निकल जाएगा, U की वैल्यू रख देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए गुणे सी गुणे टी बटे ए गुणे टी। तो ए से टी, ए टी मर गए, तो एनर्जी के फॉर्म में इंटेंसिटी क्या आ गई, ई नॉट स्क्वायर सी। ये टोटल इंटेंसिटी हो गई विद्युत चुम्बकीय तरंग की, है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग की कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, तो विद्युत, ये तो डिफिनीशन है उसकी, चुम्बकीय तरंग की तीव्रता हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। और यही तीव्रता जो होती है वो आधा आधा बटी होती है ना। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों में आधा आधा बट जाएगी, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग की ना, तो विद्युत तरंग की, चुंबकीय तरंग की तीव्रता की बात करें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो ये तीव्रता आधा आधा दोनों में बटी होती, बराबर बराबर। जैसे कि वो एनर्जी जो थी, एनर्जी डेंसिटी जो थी ना, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा थी वो आधा आधा बटी हुई थी, है ना। एनर्जी आधा विद्युत क्षेत्र में और आधा चुंबकीय क्षेत्र में जाती है, उसमें संचित होकर के आगे बढ़ती है। तो ये एनर्जी तो हमने देखा था कि आधा आधा किया तो इसका एवरेज लिया गया था, किसी टाइम की एनर्जी निकाल करके एवरेज 1/4 आया था, यहीं पे 1/4 हो गया था। यानी कहने का मतलब था कि यूई और यूबी बराबर होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, कि कंपन की तीव्रता जो होगी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो I/2 हो जाएगी। I/2 मतलब आधा आधा हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 I नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र के कंपन की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की कंपन की तीव्रता, ये भी आधा हो जाएगी, तो 1/4 ये हो जाएगी, अगर देखा जाए तो म्यू नॉट बी स्क्वायर
और म्यू नॉट इंटू सी, है ना। ई आर एम एस के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। ई आर एम एस के रूप में अगर इसको लिखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मिटा दें इसको। चलिए, अब जैसे कि आधा आधा बढ़ जाएगी तो ये 1/4 है तो 1/2 ही रखिए। अब साइलेंट नॉट E/2 का होल स्क्वायर है इंटू सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ERMS का स्क्वायर इंटू सी, है ना। इसको IE कह लीजिए। फिर उसी तरह से IB का हाफ हो जाएगा टोटल का 2 ना, ये टोटल का जिसको हम लोग IE कह सकते हैं, और यहाँ पे IB, तो ये भी उसी हिसाब से ऐसे हो जाएगी BRMS का स्क्वायर साइलेंट नॉट इंटू सी। ठीक, चाहे तो आप इसको इसका सिद्ध कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे सी रहेगा, ये दोनों बराबर है, इसको चाहे तो इस फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कभी कभी ये कहता है ना, जैसे कि कहते हैं कि u बराबर होता है UE प्लस UB, तो दिखाना है कि UE बराबर UB तो होता है, तो होगा कैसे, जैसे हम UE लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, से वो लिख सकते हैं, या इससे हम समझा सकते हैं UB 1/2 B नॉट स्क्वायर या U नॉट, इससे भी आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, E नॉट बटे B नॉट, है ना। किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको V नॉट को हटाना है, तो V नॉट बराबर हो जाएगा E नॉट बटे C, तो यहाँ रख देंगे 1/2 B नॉट को जगह रख देंगे E नॉट बटे C का होल स्क्वायर, और ये तो 4 है ना, तो और U नॉट अलग से है, तो हो जाएगा 1/4 इंटू E नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट C स्क्वायर, और C बराबर जानते हैं होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, E नॉट स्क्वायर तो रहेगा म्यू नॉट, तो C स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, इसलिए वो बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक, इस पे सवाल भी आता है। अब चलते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ। ये आखिरी टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन, और एक वीडियो लेक्चर हम कल बना रहे थे, इसी चीज़ को हम दोहरा रहे हैं। कल हमने बनाया तो हुआ क्या कि इसका कुछ पोर्शन कट गया,
ध्यान नहीं दिए, ऊपर का भी लिखा हुआ कट गया, नीचे का भी लिखा हुआ कट गया, तो मेहनत बेकार चली गई और उसी को हमें फिर से शूट करना पड़ रहा है। नहीं तो आज हम ख़त्म कर देते, अब कल ख़त्म होगा। तो अब हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन देख लेते हैं, क्या होता है मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। और इसके दो चार न्यूमेरिकल और विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम, मैंने इसके अंदर कौन कौन सी तरंगे आती हैं उनके बारे में देखा जाएगा, और किसने खोजा अगर टाइम मिला तो, है ना। अब है मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल का समीकरण या मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। हेडिंग है हमारा मैक्सवेल का समीकरण। हालांकि मैक्सवेल ने समीकरण बनाया नहीं था, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, या मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक की यानी स्थिर विद्युतिकी का, और चुंबकत्व के चैप्टरों का जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो बेसिक सिद्धांत थे, जैसे गॉस प्रमेय, गॉस लॉ जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रोस्टैटिक का के लिए गॉस ने जो थ्योरम दिया था, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को, बेसिक प्रिंसिपल जो थे, प्रिंसिपल को वो क्या करता था, एक व्याख्या करता था। जैसे कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी, उसके सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते थे, पता कर लेते थे गॉस के लॉ से। तो गॉस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी नियम दिया था, थ्योरम दिया था, और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का भी दिया था। तो जितने में, और बाद में फिर आया ये फैराडेज लॉ, फिर एम्पियर मैक्सवेल परपेथी नियम। तो इन चारों नियम को उन्होंने एक समीकरण में सूत्रबद्ध कर दिया, और ये नियम इनके नहीं थे, किसी और के थे। बस इन्होंने क्या किया, उन चारों को एक जगह लिख करके उसका निष्कर्ष लिख दिया कि ये क्या शो करते हैं, है ना, शो क्या करते हैं ये बताया मैंने, कि गॉस लॉ जो है वो क्या प्रिंसिपल है, जो क्या शो कर रहा है स्थिर विद्युतिकी में, और फिर वो चुंबकत्व में के लिए जो गॉस लॉ है वो क्या शो कर रहा है, फैराडे का लॉ है वो क्या शो कर रहा है, एम्पियर का जो लॉ है वो क्या शो कर रहा है। मतलब उससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इन चारों ही इक्वेशन से पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब है कि स्थिर विद्युत और चुंबकत्व के जितने भी चैप्टर के प्रिंसिपल हैं, इन चारों इक्वेशन से, जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, इन चारों इक्वेशन से उनकी व्याख्या की जा सकती है। तो पहला था गॉस प्रमेय, है ना, मैक्सवेल का समीकरण। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। तो पहला है गॉस की प्रमेय है, यानी गॉस लॉ है। गॉस की प्रमेय यानी गॉस लॉ, गॉस लॉ। या इसी को गॉस थ्योरम कहते हैं, है ना, गॉस लॉ। तो गॉस की प्रमेय किसके लिए, स्थिर विद्युतिकी के लिए, है ना, स्थिर विद्युतिकी में, स्थिर विद्युतिकी में। तो क्या था गॉस लॉ, ई डॉट डी एस या डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पहला इक्वेशन था, है ना, पहला इक्वेशन था। इससे निष्कर्ष क्या निकलता था,
निष्कर्ष क्या था इसका? ये बता रहा है कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ का अस्तित्व एक साथ हो सकता है। यानी कहने का मतलब इट शोज दैट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टुगेदर। मतलब आवेश तथा विद्युत क्षेत्र एक साथ अस्तित्व में होते हैं। यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र टुगेदर मतलब साथ साथ अस्तित्व में होते हैं, यानी एक साथ। यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र एक साथ अस्तित्व में होते हैं, अस्तित्व में होते हैं। मतलब अगर चार्ज है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी चार्ज ही हो की वजह से होगी। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा। चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जरूर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत जो है, विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत होता है वो विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? विद्युत आवेश होता। और इससे एक चीज और पता चलता है कि एकल चार्ज का अस्तित्व होता है ना। एकल चार्ज का, एकल आवेश का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। मतलब चार्ज अकेला हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज साथ साथ में, वैसा नहीं। चार्ज अकेला हो सकता है, एकल आवेश का अस्तित्व होता है, एकल आवेश पाया जाता है, ये इसका निष्कर्ष है ना। एकल आवेश क्या होता है? पाया जाता है। अगर चार्ज जीरो है जहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो एकल आवेश को बता रहा है कि एकल आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत होता है वो विद्युत आवेश होता है, एकल आवेश का अस्तित्व होता है ना। अगर चार्ज जीरो होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। दूसरा है चुंबकत्व में गॉस के, चुंबकत्व के लिए गॉस प्रमेय। दूसरा इक्वेशन है चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय। ये दूसरा इक्वेशन है। क्या था? बी डॉट डी एस, या ये डी ए भी हो सकता है, ये जीरो होता है। चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय क्लोज इंटीग्रल जो है बी डॉट टू डी एस डॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसका निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। अभी लिखते हैं, बता रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। दूसरी चीज होगा कि जो साउथ पोल होता है, चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक की वजह से ही, चुंबकीय द्विध्रुव की वजह से ही निकलती हैं। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता।
और यही वजह है कि इसका नेट फ्लक्स जीरो होता है। फ्लक्स क्या होता है? जीरो। और एकल चार्ज का अस्तित्व होता है, इसलिए इसका फ्लक्स जीरो नहीं होता। अभी क्यों बता रहे हैं। यानी कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, मतलब आइसोलेटेड पोल डज नॉट एक्सिस्ट। मतलब क्या हुआ कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, मतलब जब भी पाए जाएंगे साथ साथ पाए जाएंगे। अब जैसे कि इसका ये जीरो क्यों होता है, जैसे कोई बंद पृष्ठ है, उसमें एक चुंबक रखा हुआ है। अब ये एकल नहीं होता है, दोनों ध्रुव कितना हो इसके टुकड़े कर दें, दोनों ध्रुव साथ साथ पाए जाते हैं। अब देखिए यस और यन क्या होते हैं? साथ साथ। अब जानते हैं कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे चलती हैं और यन से बाहर निकलती हैं, ठीक है। लेकिन ये बाहर जाती हैं तो फिर क्या होता है? घूम करके वापस आ जाते हैं, फिर ऐसे घूम करके कहने का मतलब ये अभी था ना उसमें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती, ये बता रहा। अगर बंद वक्र बनाती तो मतलब है कि यन से निकल करके फिर यस पे आ जाती हैं। और जाहिर सी बात है फ्लक्स जो निकलता है पृष्ठ से उसको धनात्मक माना जाता है, जो प्रवेश करता है उनको ऋणात्मक। तो यहाँ से जितनी निकलती हैं उतनी प्रवेश कर जाती है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नेट फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो। तो चूंकि फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और उसी तरह से बंद पृष्ठ में अगर कोई क्यू रखा है तो इससे स्पर्श रेखाएं निकलेंगी, इसको निरस्त करने वाला कोई चीज है नहीं, इसीलिए इसका ही फ्लक्स जीरो नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर कोई ध्रुव रख दिया गया हो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसका भी ये चीज जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्यू से जितना निकलेंगे प्लस से उतना इसमें प्रवेश करेंगे, नेट जीरो। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए नेट चुंबकीय विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जीरो। तो चूंकि ये जब ध्रुव रखा रहेगा तब, लेकिन सिंगल रहेगा तो जीरो नहीं होगा। तो ये बताता है ना कि सिंगल चार्ज का अस्तित्व होता है, और ये बता रहा है कि सिंगल ध्रुव का आवेश नहीं होगा चुंबकीय ध्रुव का, क्योंकि दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान जीरो होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं तीसरा जो है फैराडे लॉ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का के लिए फैराडे का नियम तीसरा है फैराडेज लॉ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम, फैराडे का नियम है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। तो उसका नियम क्या था? ये डी फाई बी अपान डी टी, या इसी को क्या लिख सकते हैं? ए डी बी अपान डी टी। क्योंकि फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है?
जब पृष्ठ जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, तो उस केस में थीटा 0 होता है, तो फाई भी बराबर होता है बी ए। तो जहाँ भी फाई बराबर बी ए रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, भी वेरिएबल है। अब चूंकि हम जानते हैं ई बराबर जो होता है ई बराबर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dv अपान dl होता है, या dv बराबर होता है p dl, या इसको दोनों ओर से इंटीग्रेट कर दें तो e बराबर होता है इंटीग्रल p dl। इसीलिए इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है e dl माइनस a dv अपान dt, या माइनस d फाई v अपान dt। ये तीसरा इक्वेशन है। ये क्या बता रहा है कि समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब ये बता रहा है निष्कर्ष में क्या है इसके, कि समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब मैक्सवेल एम्पियर का परपथी नियम, चौथा मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, जो एम्पियर मैक्सवेल का परपथी नियम था, मैक्सवेल का वही चौथा समीकरण था। मैक्सवेल का क्या था, वो चौथा समीकरण था। यही जो फंडामेंटल चारों इक्वेशन है वो कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करते हैं। हालांकि इनका कोई इक्वेशन इसमें नहीं है, लेकिन इन्होंने इस पर काम किया और इनको अरेंज कर दिया, चारों को एक सूत्र में बांध दिया, और ये चारों मिल करके कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी कि वैद्युत चुंबकत्व को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और मैग्नेटिज्म को पूरी तरह डिफाइन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। चौथा है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, पथीय नियम। एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना अराउंड क्लोज्ड पाथ, ये भी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था इसमें, हाँ, म्यू नॉट कंडक्शन धारा और डिस्प्लेसमेंट करंट, या इसको हम आईसी को क्या हम लिख सकते थे, डी क्यू अपान डी टी, प्लस इसका अगर गुणा कर दें तो इसको हम लिख सकते थे डी फाई ई अपान डी टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे डी क्यू अपान डी टी प्लस म्यू नॉट साइलन नॉट ए डी ई अपान डी टी। ये निष्कर्ष क्या है इसका, कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक,
तो ये थे मैक्सवेल के 4 इक्वेशन जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, पूरे जो स्थिर वैद्युत और चुंबकत्व के चैप्टर को डिफाइन करता है ना। तो अब आज वीडियो लेक्चर बस अब यहीं समाप्त करते हैं। अब नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ अब अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लोगों को बताइए। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को अगर जो लोग देख रहे हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।